ट्रेन के पहियों की कर्कश आवाज और बाहर मूसलाधार बारिश की थपथपाहट। उस रात मेरी नींद टूटी एक भयानक कंपकपाती हुई चीख से। बचाओ, मुझे बचाओ आकाश, वो मुझे बदल रहे हैं। मैंने हड़बड़ाकर अपने दोस्त विक्रांत की ओर देखा जो मेरे सामने वाली बर्थ पर लेटा था। उसका चेहरा खिड़की से आने वाली ट्रेन की मध्यम पीली रोशनी में दिखाई दे रहा था। वो पसीने से भीगा था। उसकी आंखें खुली थीं मगर उनमें कोई रोशनी नहीं थी। वो नींद में था, एक भयानक दुस्वप्न देख रहा था। अगले ही पल चीख एक घिनौनी गुर्राती हुई ध्वनि में बदल गई। एक ऐसी आवाज जो मानव कंठ से निकल ही नहीं सकती थी। ऐसा लगा जैसे कोई जंगली जानवर अपनी अंतिम सांस ले रहा हो। क्या हुआ विक्की, क्या हुआ? मैंने उसे झकझोरा। विक्रांत उठा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी गहरी काली आंखें मुझे घूर रही थीं। उसने अपने कांपते हाथ से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी जोरदार थी कि दर्द हुआ। मयांग, उसने फुसफुसाया। मयांग हमें बुला रहा है। वो मेरी मांसपेशियों को खींच रहा है आकाश। मैं महसूस कर सकता हूं। और मेरे हाथ, उन पर बाल उग रहे हैं। उस रात डिब्रूगढ़ जाने वाली इस साधारण ट्रेन में हमने अपने जीवन की सबसे असाधारण और भयावह यात्रा शुरू कर दी थी। मयांग, भारत की काला जादू नगरी की ओर। हम दोनों, आकाश और विक्रांत, इतिहास के छात्र थे। लेकिन विक्रांत की रुचि सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि उसके अंधेरे पहलुओं में थी। कुछ महीने पहले उसे उसकी परदादी की एक पुरानी हवेली से एक चीज मिली थी, एक मोटी चमड़े से बंधी काली किताब। किताब संस्कृत और असमिया के मिश्रण में लिखी गई थी। विक्रांत ने बड़ी मुश्किल से उसका अनुवाद किया। वो कोई वसीयत या पारिवारिक वृत्तांत नहीं था। वो मयांग के एक पुराने जादूगर का काला दस्तावेज था, जिसमें न सिर्फ सबसे भयानक तांत्रिक अनुष्ठानों का विवरण था बल्कि एक चेतावनी भी थी। जो इस किताब को खोलता है वो अपने आप को मयांग के पाश में बांध लेता है। पाश तब तक नहीं टूटेगा जब तक वो मयांग के सबसे गहरे सत्य का सामना नहीं करता। और मयांग का सत्य है परिवर्तन। विक्रांत ने हंसकर इसे कोरी बकवास कहकर टाल दिया था, लेकिन एक सप्ताह बाद ही डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले उसने अपने सपनों में भयानक अर्धमानव, अर्धपशु आकृतियां देखनी शुरू की। फिर बदलाव उसके शरीर में आए। उसकी पीठ पर खुजली शुरू हुई और कुछ ही दिनों में वहां एक खुरदुरा काला पैच बन गया। जब वो उसे छूता तो उसे मांस की जगह किसी मोटे खाल का स्पर्श महसूस होता। उसकी सुनने की शक्ति असाधारण रूप से बढ़ गई और अब वो 300 मीटर दूर से भी कुत्तों के भौंकने की आवाज साफ सुन सकता था। सबसे भयानक था उसकी भूख। वो अब सामान्य भोजन से संतुष्ट नहीं होता था। एक रात उसने मुझे बताया कि वो फ्रिज से कच्चा मांस निकालकर खा रहा था। आकाश, वो लगभग रोते हुए कहा था, जब मैं आईने में देखता हूं तो मुझे अपनी आंखों की पुतलियां पीली दिखाई देती हैं। मुझे लगता है मैं नियंत्रण खो रहा हूं। वो किताब मुझे खींच रही है, मेरे शरीर को बदल रही है। इस डर से हमने मयांग जाने का फैसला किया। हमारी यात्रा एक शोध यात्रा नहीं थी, ये विक्रांत के अस्तित्व को बचाने की एक बेताब दौड़ थी। मयांग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा एक गांव गुवाहाटी से मुश्किल से 40 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे हमने समय और सभ्यता दोनों की सीमा पार कर ली हो। गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां एक अजीब सी घुटन भरी शांति थी। कोई बच्चा नहीं रो रहा था, कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था। सिर्फ हवा की सनसनाहट थी और जमीन के नीचे से आती एक अजीब धीमी धड़कन की आवाज। हमें डर था कि गांव वाले हमें देखकर भाग जाएंगे या नफरत करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं थे। वो हमें शांत, मरी हुई आंखों से घूर रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, न स्वागत, न डर, न जिज्ञासा। जैसे हम इंसान नहीं बल्कि एक खतरे की घोषणा थे। विक्रांत ने एक बुजुर्ग महिला से पूछा, हम एक प्राचीन जादूगर के बारे में जानकारी लेने आए हैं। उसके पास एक काली किताब थी। महिला ने अपनी नजरें झुकाईं। उसके माथे पर गहरी झुर्रियां थीं। उसकी आवाज सूखी पत्तियों की तरह थी। जादूगर, यहां सब जादूगर हैं, और जो काला जादू करता है वो किताब नहीं, अपना शरीर इस्तेमाल करता है। क्या तुम यहां बदलने आए हो? सावधान रहो बेटा, मयांग सिर्फ बदलता है, इंसान को जानवर में और जानवर को इंसान में। हम एक पुराने लकड़ी के गेस्ट हाउस में रुके। उस रात विक्रांत की हालत और बिगड़ गई। वो बिस्तर पर बेचैन था। मैंने देखा उसके गले की नसें फूल गई थीं। उसने अपना हाथ अपने गाल पर रखा और फिर चीख पड़ा, दांत, आकाश, मेरे दांत, वो नुकीले हो रहे हैं।
मैंने टॉर्च की रोशनी उसके मुंह पर मारी। उसके सामने के कैनाइन यानी दांत सचमुच लंबे और तीखे हो रहे थे, जैसे किसी शिकारी के। हमें जल्द से जल्द उस पाश को तोड़ना होगा, मैंने दृढ़ता से कहा। किताब में जरूर इसका कोई समाधान होगा। जैसे ही मैंने किताब खोली, एक पुरानी सूखी हुई पत्ती उसके पन्नों से नीचे गिरी। ये कोई साधारण पत्ती नहीं थी, ये तांत्रिक प्रतीक के आकार में काटी गई थी। उसके नीचे स्याही से लिखा था, पाश को तोड़ने के लिए आपको सत्य की गुफा तक पहुंचना होगा, जहां पशु की आत्मा मानव की आत्मा से मिलती है। वहां आपको काला पानी और सफेद राख का मिश्रण पाश के संरक्षक को अर्पित करना होगा। हमें अब साफ हो गया था, ये गांव सिर्फ काला जादू नहीं करता था, ये रूपांतरण का केंद्र था। अगले दिन हमने स्थानीय लोगों से सत्य की गुफा के बारे में पूछा। हर कोई हमें घूर रहा था, लेकिन एक पतला बूढ़ा आदमी जिसका नाम जोगेन था, हमारी मदद के लिए तैयार हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जोगेन हमें गांव के किनारे एक ऊंचे पहाड़ की ओर ले गया। रास्ते में उसने फुसफुसाते हुए हमें मयांग का असली रहस्य बताया। मयांग के लोग सदियों से पशु और प्रकृति की शक्तियों पर विश्वास करते आए हैं। वे मानते थे कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए उन्हें समय समय पर अपने पशु स्वभाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो पाश की किताब चुराता है, वो स्वेच्छा से नहीं बदलता, उसे जबरन अभिशापित परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। और जब परिवर्तन पूरा हो जाता है, तब क्या होता है? विक्रांत ने डरते डरते पूछा। जोगेन ने हमें घूर कर देखा। जब परिवर्तन पूरा होता है, तब इंसान पूरी तरह से जानवर बन जाता है। उसकी चेतना समाप्त हो जाती है, उसकी आत्मा गुफा में कैद हो जाती है, और उसका शरीर वो मयांग के अगले जादूगर का पालतू बन जाता है। उसने एक और भयानक सच्चाई बताई। कुछ साल पहले मेरा बेटा भी बदल गया था। मैं अब भी उसे गांव के मुखिया के घर के पास देखता हूं। वो एक विशाल भेड़िया बन गया है। ये सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम एक संकरी काली गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। हवा में सड़े हुए मांस और नम मिट्टी की भयानक दुर्गंध थी। अंदर का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और अंधेरा था। जोगेन ने हमें एक सफेद राख, जो उसने हमें एक जड़ी बूटी जला कर दी थी, और एक काला पानी, जिसे हमने पास के झरने से एक काले पत्थर की कटोरी में भरा था, का मिश्रण तैयार करने को कहा। गुफा के अंत में तुम्हें एक वेदी मिलेगी। वहां पाश का संरक्षक तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा और ये मिश्रण उसे अर्पित करना होगा। जोगेन ने हमें मशाल दी और वापस लौट गया। जैसे ही हम अंदर घुसे, विक्रांत की सांसें तेज हो गईं। मुझे यहां बहुत गर्मी लग रही है आकाश, और सुनो, मुझे गंध आ रही है, खून की गंध। उसका शरीर अब कांप रहा था। उसके कपड़े उसके बढ़ते हुए सख्त होते शरीर पर तंग हो रहे थे। उसके कंधे चौड़े हो गए थे, और अब वो सीधा चलने के बजाय थोड़ा झुक कर चल रहा था। जल्दी करो विक्की, तुम बदल रहे हो, हमें समय से पहले पहुंचना होगा। गुफा का रास्ता एक बड़े गोलाकार कक्ष में खुला। बीचों बीच एक पुरानी काली वेदी थी, जिसके चारों ओर अजीबोगरीब तांत्रिक प्रतीक खुदे हुए थे। और वेदी के पास वो खड़ा था, पाश का संरक्षक। वो कोई भेड़िया या बाघ नहीं था, वो एक मानव कंकाल था, लेकिन उसकी हड्डियां असाधारण रूप से लंबी थीं। उसके मुंह पर कोई चमड़ी या मांस नहीं था, केवल भयानक जबड़े थे, जिन पर नुकीले सदियों पुराने पीले दांत थे। लेकिन जो बात सबसे भयानक थी, वो थी उसकी आंखें। खोखले गड्ढों से भी एक धीमी हरी आग जल रही थी। उसके चारों ओर जमीन पर बिखरे हुए थे कपड़ों के टुकड़े, जूते और कुछ सूखे हुए इंसानी बाल। ये इस बात का सबूत था कि कई और लोग इस परिवर्तन से गुजर चुके थे। संरक्षक ने एक धीमी गूंजती हुई आवाज में बात की, जो गुफा की दीवारों से टकराकर वापस आई। तुम आ गए अभिशापित, परिवर्तन का समय आ गया है। इस किताब के मालिक, तुम्हारी मानव आत्मा अब खत्म हो जाएगी। विक्रांत पूरी तरह से घुटनों पर आ गया। उसने एक भयानक चीख निकाली, जो अब आधी मानव और आधी जंगली दहाड़ थी।
उसके कपड़ों ने जवाब देना बंद कर दिया। उसके पूरे शरीर पर, उसके हाथों से लेकर उसकी छाती तक घने काले बाल उगाए। उसकी आंखें पूरी तरह से पीली हो गईं। आकाश, जल्दी, मैं अब नहीं रोक सकता, उसने लगभग दहाड़ते हुए कहा। मैंने बिना एक पल होए काली राख और सफेद पानी का मिश्रण वेदी पर रखा। मैंने झुककर संरक्षक से प्रार्थना की, हे संरक्षक, हम स्वेच्छा से नहीं आए हैं। ये किताब एक भूल थी। हम पाश को तोड़ना चाहते हैं। हम तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा, प्रेम की शक्ति अर्पित करते हैं। जैसे ही मैंने मिश्रण वेदी पर डाला, हरी आग और भड़क उठी। कंकाल हंसा, एक ऐसी भयानक हंसी जिसने मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए। प्रेम, प्रेम मयांग में नहीं चलता, यहां सिर्फ शक्ति चलती है। संरक्षक मेरे ऊपर झपटा। मैंने सोचा ये मेरा अंत है, लेकिन तभी मेरे पीछे से एक भयानक दहाड़ आई। विक्रांत ने संरक्षक पर छलांग लगा दी। अब वो लगभग एक विशाल काले जंगली अर्धमानव जानवर जैसा लग रहा था। उसने अपने नुकीले दांतों से कंकाल की एक लंबी हड्डी को पकड़ लिया और उसे अपनी पूरी ताकत से खींच लिया। कंकाल का ढांचा हिल उठा और उसकी हरी आंखें मुझ पर जम गईं। मूर्ख, तुमने अपने दोस्त को बलिदान दे दिया। मैंने देखा विक्रांत के चेहरे पर अब कोई मानवता नहीं थी, सिर्फ जंगली आंखें थीं जो अब गुस्से से धधक रही थीं। मैंने जोर से चिल्लाया, विक्रांत, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हम दोस्त हैं, तुम वापस आ सकते हो। प्रेम ही शक्ति है। जैसे ही मैंने प्रेम शब्द पर जोर दिया, विक्रांत की पीली आंखें एक पल के लिए मानवीय हो गईं। उसे एक पल में उसने अपने पूरे जीवन की चेतना और दोस्ती को याद किया। उसने अपने दांतों से संरक्षक की रीढ़ की हड्डी को चट से तोड़ दिया। जैसे ही रीढ़ की हड्डी टूटी, कंकाल एक भयानक लंबी चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। हरी आग बुझ गई और कंकाल जमीन पर गिरते ही सिर्फ सफेद राख के एक ढेर में बदल गया। पाश टूट गया था। संरक्षक के राख में बदलते ही गुफा में एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। विक्रांत जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। जब मैंने उसे उठाया तो मैंने देखा उसके शरीर के काले बाल गायब हो रहे थे। उसके दांत वापस सामान्य हो रहे थे। उसकी आंखें अब फिर से काली मानवीय थीं, लेकिन वो पूरी तरह से थक चुका था। आकाश, हमने कर दिखाया। हम मायांग से बाहर भागे बिना किसी से बात किए। जोगेन हमें गांव के बाहर मिला। उसकी आंखें नम थीं। तुम बच गए। तुमने अपने दोस्त को वापस खींच लिया। मैंने अपने बेटे को नहीं खींच पाया। हमने उसे गले लगाया। जोगेन ने हमें अपनी आंखें बंद रखने को कहा जब हम गांव से गुजरे। हमने आंखें बंद करके गांव पार किया। मैंने आंखें खोलीं और मैंने एक पल के लिए देखा। गांव के मुखिया के पीछे एक बड़ा काला भेड़िया शांत खड़ा था। उसकी आंखें उदास और मानवीय थीं। वो जोगेन का बेटा था। हम ट्रेन से वापस लौट आए। विक्रांत को पूरी तरह ठीक होने में हफ्ते लगे। उसने वो काली किताब नदी में फेंक दी। मायांग अब भी वहां है, काली जादू नगरी। उसकी शांति डरावनी है। उसके लोग अब भी चुपचाप मरी हुई आंखों से देखते हैं। हम जानते हैं कि मायांग का रहस्य सिर्फ काला जादू नहीं है, बल्कि ये है कि हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है और मायांग उस जानवर को बाहर निकालता है। ये दिखाता है कि प्रेम और मानवीय भावनाएं ही एकमात्र शक्ति हैं जो हमें उस पशुता से दूर रखती हैं। लेकिन कभी-कभी रात के सन्नाटे में जब हवा का झोंका आता है, तो मुझे आज भी अपने कानों में एक धीमी गुर्राती हुई ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई जंगली जानवर अपनी स्वतंत्रता को याद कर रहा हो।